हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है 360 डिग्री जीएस विद अमन पर। आइए, आज की टॉपिक है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। 22 भाग जो हमारे संविधान जो है बटे हुए हैं, इन 22 भागों में पहले भाग में संघ एवं राज्य क्षेत्र का जिक्र किया गया है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक में इनका उल्लेख है। आइए देखते हैं आपके एग्जाम में कितने टाइप के प्रश्न इनसे रिलेटेड बनते हैं। अगर हम अनुच्छेद 1 की बात करें कि आर्टिकल 1 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 1 का ध्यान रखिएगा आप मेरे भाई। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इस बात का ध्यान रखें। क्या मतलब है भाई? मैंने कहा दोस्त कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इसमें 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान देने हैं। पहला कि शब्द कौन कौन से हैं, तो 2 शब्द हैं, भारत और इंडिया। हिंदुस्तान शब्द का जिक्र अनुच्छेद 1 में नहीं है या संविधान में ही नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न ऐसे बन चुके हैं कि आर्टिकल 1 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निहित है या निहित नहीं है। भारत दे देगा, इंडिया दे देगा, हिंदुस्तान दे देगा, इनमें से कोई नहीं दे देगा। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुके हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि और अनुच्छेद 1 से किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, तो इस संघ शब्द से बनते हैं। कि संघ भी अगर हमने लिया है तो संघ की 2 स्पेलिंग होती है, एक होता है फेडरेशन और एक होता है यूनियन। हमने किसको अपनाया है? हमने फेडरेशन को नहीं अपनाया है, हमने यूनियन अपनाया है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि हमें यह बता दीजिए कि फेडरेशन और यूनियन में अंतर क्या होता है। तो फेडरेशन याद रखना मेरे भाई, यूनियन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो है नहीं होता है, मतलब अनुबंध नहीं होता है। अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा, सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। यूनियन में राज्य संघ का समझौते का परिणाम नहीं होता है, मतलब किसी समझौते के तहत संघ में शामिल नहीं होता है कोई भी राज्य, तो वो होता है यूनियन। जबकि फेडरेशन में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं, समझौते बेस्ड होते हैं, इसमें होता है। बेसिक अंतर यही है इन दोनों में। फेडरेशन अपनाने वाला देश है अमेरिका और यूनियन अपनाया है भारत। कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। कहां से लिया गया मेरे भाई? कनाडा से लिया है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें कि और बेसिक क्या अंतर है, तो यूनियन जो भारत अपनाया है उसमें स्पष्टता कहा गया है कि राज्य यदि चाहे कि हम संघ से अलग हो जाएं तो भी नहीं अलग हो सकता, अर्थात राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, अलग होने का अधिकार नहीं है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है, यदि चाहे कोई राज्य कि हम संघ से अलग हो जाए तो समझौते के साथ अलग हो सकता है, परंतु यूनियन में ऐसा प्रावधान नहीं है। तो 2 टाइप के प्रश्न, पहला शब्दों पर ध्यान देंगे, उसके बाद हमने यूनियन शब्द को समझाया कि हमने यूनियन ही क्यों अपनाया है, फेडरेशन क्यों नहीं अपनाया है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो आर्टिकल 1 है इसमें राज्य क्षेत्र को डिफाइन किया गया है कि आखिर जो राज्य क्षेत्र है, जो संघ होगा आपका, वो कितने टाइप का होगा। तो इसमें कैटेगरी बताई गई है और ये 3 प्रकार की कैटेगरी है। पहला कि भारत के सभी राज्य शामिल होंगे, वर्तमान में 28 राज्य है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मेरे भाई यूनियन टेरिटरी अर्थात संघ राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जिसको कहते हैं, ये भी शामिल है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अर्जित राज्य, जो किसी दूसरे देश से अर्जित किए गए हैं या किसी समझौते के परिणाम है लिए गए हैं, किसी दूसरे देश से अर्जित किए गए हैं, तो ये 3 टाइप की कैटेगरी अनुच्छेद 1 के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत परिभाषित की गई है।
आप जानते हैं कि वर्तमान में भारत यानी संघ राज्य में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। 3 टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम से बनते हैं। ऐसे में दे देता है कि आर्टिकल 1 के अधीन या निम्नलिखित में से संघ राज्य क्षेत्र के अधीन राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है। तो ये 3 कैटेगरी वर्तमान में शामिल है। आगे चलकर इस पर एक बार और चर्चा करेंगे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ये अनुच्छेद 1 से बनने वाले प्रश्नों की जो है कैटेगरी। अब हम बात करें आर्टिकल 2 के बारे में कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 2 ये कहता है मेरे भाई कि संसद को नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना पर विधि बनाने का अधिकार है। क्या बात है मतलब इस बात पर? संसद को नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना पर विधि बनाने का अधिकार है। सिंपल से एक लाइन आपको ध्यान रखनी है अनुच्छेद 2 से कि विधि बनाने का पावर किसके पास है? संसद के पास है। किन मामलों में? तो नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना के मामलों में। विधानमंडल को पावर नहीं दिए गए हैं। राज्यों के विधानमंडल के पास पावर नहीं है। ओनली किसके पास पावर है? संसद के पास पावर है। तो यहाँ पर हम संसद शब्द अंडरलाइन करते हैं। आप भी लिखते टाइम ऐसे शब्दों पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, यही बात आपको समझनी है। इसके अलावा मेरे भाई जो पावर है, जो विधि है, वो विधि बनेगी साधारण बहुमत से। किस प्रकार की विधि बनाने के अधिकार है? साधारण विधि, यानी जो भी संशोधन होंगे वो साधारण बहुमत से होंगे। कब? नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना पर, यह आर्टिकल 2 कहता है। अभी आगे चलकर हम बताएंगे कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की शक्ति कितने प्रकार से होती है, ये कितने प्रकार के बहुमत से संशोधन होते हैं। तो 3 प्रकार से, साधारण बहुमत, जो है विशेष बहुमत, और तीसरी कैटेगरी होती है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य। इनका ध्यान रखिएगा। ये अनुच्छेद 2 थे आपके जो समझने वाले पॉइंट। अगर हम बात करें आर्टिकल 3 की, तो अनुच्छेद 3 ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद को नए राज्यों का निर्माण पुराने राज्य क्षेत्रों के नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन इस बात का भी आप ध्यान रखिए मेरे भाई। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि संसद को, यहां भी संसद को पावर दिए गए। किन मामलों में? नए राज्यों के निर्माण के मामले में। यदि किसी नए राज्य को विघटित करके नया राज्य बनाया जा रहा है, नए राज्यों का निर्माण कराया जा रहा है, पुराने राज्य क्षेत्र में यदि किसी भी प्रकार से उनमें परिवर्तन किया जा रहा है, उनके राज्य क्षेत्र में या उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा रहा है, किसी दूसरे देश के साथ सीमा समझौता किया जा रहा है, इन सब मामलों में पावर किसके पास है? तो संसद के पास है। ये अनुच्छेद 3 कहता है। फिर से हम लौटेंगे एक बार और इनकी भी प्रक्रिया यानी कौन सी होगी? साधारण बहुमत होगी। कौन सी होगी मेरे भाई? साधारण बहुमत। किस प्रकार से संसद में पास किए जाएंगे? तो साधारण बहुमत से पास किए जाएंगे। ये अनुच्छेद आपके 3 कहते हैं। अभी लौटेंगे, हम बात करेंगे अनुच्छेद 2 और 3 पे। फिलहाल हम 2 शब्दों को अंडरलाइन करते हैं। एक पहला है नए राज्यों का निर्माण और दूसरा है सीमाओं में परिवर्तन। क्योंकि ये दोनों पॉइंट समझने वाले हैं, इन बातों पे हम अभी लौट कर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आर्टिकल 4 देखते हैं कि अनुच्छेद 4 क्या कहता है। आर्टिकल 4 क्या कहता है मेरे भाई, इन बातों को समझते हैं। आर्टिकल 4 कहता है कि यदि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां, अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां आर्टिकल 368 पर प्रभाव नहीं डालेंगी।
प्रभावित नहीं करेंगे या प्रभाव नहीं डालेंगे, सीधे सीधे बात आप समझ जाइए। अभी समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं आपको। प्रभावित नहीं करेंगे, क्या तात्पर्य है भाई इस बात का? हमने एक सिंपल सी लाइन लिखी कि अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां अनुच्छेद 368 को प्रभावित नहीं कर सकते। नहीं समझ में आया होगा बिल्कुल भी, जैसा कि मुझे पता है। अब आपको मैं इन प्रश्नों को समझाने का प्रयास करता हूं जिनको जिनको मैंने अंडरलाइन किया है। अभी आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। फिलहाल आप केवल अनुच्छेद पर ध्यान दीजिए कि अनुच्छेद कहता क्या है। तो आर्टिकल सिंपल से कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3, अर्थात 2 और 3 हमने अभी पढ़ लिया, जो भी परिवर्तन होंगे वो आर्टिकल 368 पर प्रभाव नहीं डाल सकते। इसको मैं समझाने का आपको स्पष्टता प्रयास करूंगा। फिलहाल मैं इस लाइन को पर ध्यान में आता हूं वापस नए राज्यों के निर्माण पर। हमने आर्टिकल 3 में लिखा है कि नए राज्यों के निर्माण पर जो है संसद को विधि बनाने का अधिकार है, परंतु यदि नए राज्य का निर्माण करेंगे तो कुछ और भी कंडीशन है, उनको भी ध्यान देंगे। इनसे प्रश्न बनते हैं। नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों के निर्माण पर कुछ शर्त है मेरे भाई, उन शर्तों को आप ध्यान देना। यदि किसी भी नए राज्य का निर्माण करना है तो राष्ट्रपति की अनुशंसा अनिवार्य है। तो पहली बात लिखते हैं कि नए राज्यों के निर्माण पर राष्ट्रपति की अनुशंसा यानी जो है अनिवार्य है, अनिवार्य है। अर्थात राष्ट्रपति का जो है परामर्श अनिवार्य है। राष्ट्रपति को जानकारी होनी चाहिए कि किस नए राज्य का निर्माण हो रहा है या किसी नए राज्य का निर्माण किया जा रहा है। ये पहली शर्त है नए राज्यों के निर्माण पर। इसके अलावा राष्ट्रपति जिस नए राज्य का निर्माण करना हो, जैसे उदाहरण अगर ले लें, हाल ही में 2015 में जो है आपका जून 2014 आप जानते हैं कि जिसमें जो है नए राज्य का निर्माण आंध्र प्रदेश को जो है काट कर तेलंगाना नए राज्य का निर्माण किया गया जून 2014 से। सिंपल सी बात है। तो जून 2014 में राष्ट्रपति की अनुशंसा अनिवार्य है, पहली शर्त तो हम समझ गए। लेकिन दूसरी शर्त है कि राष्ट्रपति उस राज्य के विधानमंडल से सलाह ले सकता है कि हम आपके राज्य को जो है नए राज्य का निर्माण करने जा रहे हैं, जैसा कि हुआ भी था। राष्ट्रपति महोदय ने आंध्र प्रदेश विधानमंडल से के सामने यह प्रश्न रखा था कि हम जो है नए राज्य का निर्माण करने जा रहे हैं। अब अगली पॉइंट और ध्यान से सुनिएगा। राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति पर अपना प्रस्ताव रख सकता है कि हम चाहते हैं कि राज्य का निर्माण हो या नहीं चाहते हैं कि राज्य का निर्माण हो, परंतु राष्ट्रपति इसके मानने के लिए बाध्य नहीं है। हुआ भी ऐसा ही था। आंध्र प्रदेश ने स्पष्टता कह दिया था कि हम नहीं चाहते कि तेलंगाना जैसे कोई नए राज्य का निर्माण हो, परंतु राष्ट्रपति पर इस बात का प्रभाव नहीं पड़ा, जैसा कि उसके पास पावर भी है। तो राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है विधानमंडल के कहे गए बातों को मानने के लिए। ये भी ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति सलाह ले सकता है विधानमंडल से। किससे मेरे भाई? विधानमंडल से। राष्ट्रपति राज्य के विधानमंडल से सलाह ले सकता है। क्या कर सकता है मेरे भाई? सलाह ले सकता है, परंतु बाध्यकारी नहीं है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। बाध्यकारी नहीं, जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति राज्य के दिए गए सलाह को माने, तो बाध्यकारी नहीं है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ये नए राज्यों के निर्माण से संबंधित शर्त थी जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा आप एक बात और जो है समझिए। अब आते हैं वापस अनुच्छेद 4। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां आर्टिकल 368 पर प्रभाव नहीं डालेंगी। जवन काम जो है 2 और 3 के माध्यम से किया जाएगा उसके लिए संविधान संशोधन नहीं लाया जाएगा। सीधा सरल बात। आप कहेंगे संविधान संशोधन क्या होता है सर जी? अरे पहला संविधान संशोधन, दूसरा संविधान संशोधन, तीसरा संविधान संशोधन, चौथा संविधान संशोधन। आप जानते हैं पहला अमेंडमेंट एक्ट भाग 9 को जोड़ा गया, भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा की समाप्ति। इसी तरह जो है जितने संविधान संशोधन किए गए वो संविधान संशोधन नहीं आएगा। कब? जब 2 और 3 में कुछ भी करेंगे तब। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों भाई? और ऐसा कब कह रहे हैं कि नहीं आया जाएगा?
लेकिन 36वां अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत सिक्किम नए राज्य का गठन तो हुआ है, तो ये तो नया राज्य जो है आपका नए राज्यों के निर्माण में जो है इसको उल्लंघन हो गया आपकी बातों का। आप कह रहे हैं कि सीमाओं में परिवर्तन करेंगे, अर्थात आर्टिकल 3 के अंतर्गत सीमाओं में परिवर्तन है, इसके लिए संविधान आर्टिकल 368 प्रभावी नहीं होगा, परंतु 100वां अमेंडमेंट एक्ट हाल ही में 2015 में किया गया, बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता फिर लाया गया, ऐसा क्यों? इन बातों को समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इन बातों को आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई। मैंने कहा कि आप जो है ध्यान रखेंगे सीमा में परिवर्तन शब्द को मैं नोटिस करता हूं कि सीमा में परिवर्तन शब्द क्या है। अनुच्छेद 4 कहता है कि 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां संविधान संशोधन पे प्रभावी नहीं करेंगे, आर्टिकल 368 पे। तो आर्टिकल 368 पर 3 प्रकार की जो है विधियां बनाई गई हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम आर्टिकल 368 की बात करें तो संविधान संशोधन का पावर है, 3 प्रकार से संविधान संशोधन होते हैं। एक होता है साधारण बहुमत से, एक होता है जो है विशेष बहुमत से, और तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य, 3 तरह से आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन किए जाते हैं। तीनों प्रक्रिया हमने आपको बता दी। और अनुच्छेद 368 भी कहता है कि यदि संविधान संशोधन इन 2 कैटेगरी से अगर हुआ है तो अमेंडमेंट एक्ट जोड़े जाएंगे, अगर इस वाली कैटेगरी से होगा तो अमेंडमेंट एक्ट नहीं जोड़े जाएंगे। मतलब सीधी सी बात है, यही बात ये कह रहा है कि साधारण बहुमत से कोई भी किया गया संशोधन या बहुमत किया गया पास, संविधान संशोधन नहीं होता है। संविधान संशोधन में अमेंडमेंट नहीं जुड़ता है, संविधान संशोधन नहीं जुड़ता है। पहला संविधान संशोधन विशेष बहुमत से हुआ है। ये बात आपको एक बात और ध्यान रखिएगा, जितने अमेंडमेंट है 1 से लेकर वर्तमान में 105वां संविधान संशोधन तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं सब इन 2 कैटेगरी से हुए हैं, पहली वाली कैटेगरी से नहीं हुए हैं। पहली वाली कैटेगरी से होते तो संविधान संशोधन जुड़ता ही नहीं। यही बात कहता है अनुच्छेद 4। और क्यों कहता है? क्योंकि 2 और 3 में कौन सी विधि है? साधारण बहुमत है, और यहां भी साधारण बहुमत पर प्रतिबंधित है। तो तीनों बात तो वही है कि साधारण बहुमत से अगर कुछ भी करेंगे तो संविधान संशोधन नहीं मान्य होगा या नहीं लिखा जाएगा, संविधान संशोधन नहीं आएगा उसके लिए। तो आप कहेंगे कि ठीक है, ये बता दीजिए कि 36वां अमेंडमेंट एक्ट क्या है। फिर सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिया गया कि नहीं दिया गया? तो नए राज्यों का निर्माण है कि नहीं है? आइए इसको समझाते हैं। 36वां से पहले आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई 35 अमेंडमेंट एक्ट, 35वां संविधान संशोधन 1974, इसको समझते हैं। फिर समझेंगे 36वां अमेंडमेंट एक्ट 1975। तो ध्यान रखिएगा 35वां अमेंडमेंट एक्ट था सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया मेरे भाई? एसोसिएट राज्य, सह राज्य को। आप कहेंगे ये क्या एक नया बीमारी है, इसको समझते हैं। 35वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिक्किम को एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया, अर्थात ये राज्य क्षेत्र, शुरू में मैंने बताया 3 कैटेगरी, राज्य, संघ राज्य, अर्जित राज्य, और चौथी कैटेगरी 35वां अमेंडमेंट एक्ट करके जोड़ दिया गया, सह राज्य भी होंगे अब राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, एसोसिएट राज्य। और ये कौन सा राज्य था? सिक्किम था। नए राज्य का निर्माण वाली कैटेगरी करते तो साधारण बहुमत लाते और संविधान संशोधन नहीं आता, लेकिन हमने किसमें परिवर्तन किया? हमने राज्य क्षेत्र की कैटेगरी में परिवर्तन किया, हमने इसमें परिवर्तन किया, ना कि हमने 2 और 3 में परिवर्तन किया। इसीलिए अमेंडमेंट एक्ट आया, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, एसोसिएट राज्य। कब? 35वां अमेंडमेंट एक्ट 1974 में। फिर 36वां अमेंडमेंट एक्ट क्या है? आइए इसको समझते हैं। 36वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिक्किम के दिए गए सह राज्य को काट कर हटा दिया गया। अब जब कोई राज्य सह राज्य बन गया है और उसको पुनः सह राज्य से हटाते हैं, यानी ये वाली कैटेगरी में सह राज्य पहले ऐड किया गया, 4 कैटेगरी हो गई, लेकिन फिर 36वां करके सह राज्य हटा दिया गया, तो बन गए फिर से सिक्किम पूर्ण राज्य। सिक्किम क्या बन गया? पूर्ण राज्य बन गया। अब सह राज्य नहीं रह जाएगा, एसोसिएट राज्य नहीं रह जाएगा। तो
सिक्किम में नए राज्य का निर्माण नहीं हुआ है। सिक्किम को सह राज्य से हटाकर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है 36वां अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत। इसलिए इसके लिए संविधान संशोधन आया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी बात। अगर नहीं आई है तो पुनः वीडियो को दोबारा देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगी। बातों पे गौर करिएगा, एक एक बातों को बारीक से समझिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सिक्किम का मामला क्या है और क्यों साधारण बहुमत की जगह संविधान संशोधन ऐड हुआ है, जबकि हमने पढ़ाया है कि संविधान संशोधन नहीं होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। इसके अलावा सीमा में परिवर्तन का भी एक और लोचा है। आप कह रहे हैं कि सीमा में परिवर्तन होगा साधारण बहुमत से, फिर बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता के लिए 100वां अमेंडमेंट एक्ट क्यों लाया गया, 100वां संविधान संशोधन क्यों लाया गया, इसको भी समझते हैं। तो मेरे भाई 1960 वेरूबाड़ी वाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट, कौन मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक प्रश्न रखा गया। पाकिस्तान को जमीन का कुछ टुकड़ा देना था, उस वाले मामले में, वेरूबाड़ी क्षेत्र वाले मामले में, वर्तमान का वह पाकिस्तान क्षेत्र जिस पर विवाद हुआ और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक प्रश्न रखा गया कि महामहिम ये बता दो, महोदय ये बता दो सुप्रीम कोर्ट भाई साहब, कि क्या किसी भी जमीन के टुकड़े को देना या किसी भी जमीन का हिस्सा देना साधारण बहुमत है या संविधान संशोधन उसके लिए लाना पड़ेगा। अगर साधारण बहुमत है तो आने वाले समय में कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति उठेगा और भारत के किसी भी जमीन के टुकड़े को विदेश को सौंप देगा। सिंपल प्रक्रिया है, साधारण प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, कब, 1960 के वेरूबाड़ी वाद क्षेत्र में। कहा क्या मेरे भाई, कहा कि महोदय जब कभी भी भारत के जमीन के 1 इंची टुकड़े को भी विदेश को दिए जाना हो, एक नया शब्द आया यहाँ पर, विदेश। क्या है मेरे भाई, विदेश। यदि विदेशी राज्य को दिया जाना हो, विदेश को दिया जाएगा, तब संविधान संशोधन लाना पड़ेगा। बात समझ में आई। मैंने कहा कि जब कभी भी भारत के किसी भी जमीन के टुकड़े को, वहां सीमा में परिवर्तन अपने राज्य में करेंगे तो ठीक है, साधारण बहुमत लाइए, लेकिन कभी विदेश शब्द, एक नया शब्द आया, विदेश को यदि हमारे भारत के जमीन का 1 इंची टुकड़ा भी देना पड़े तो उसके लिए बिना संविधान संशोधन यानी विशेष बहुमत से लाना अनिवार्य है, साधारण बहुमत से नहीं लाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। 9th अमेंडमेंट एक्ट आया कब मेरे भाई, 1960 में। क्या किया गया, वेरूबाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। किसको मेरे भाई, पाकिस्तान को दे दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा हाल ही में 100 अमेंडमेंट एक्ट, 100वां संविधान संशोधन 2015, इसके तहत क्या हुआ, बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता। क्या हुआ मेरे भाई, बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता। ये 2 बार ऐसे घटनाएं हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि सीमा में परिवर्तन शब्द में नया शब्द विदेश, तब जाके विशेष बहुमत आएगा, अन्यथा साधारण बहुमत से काम चलाना पड़ेगा। और नए राज्यों के निर्माण में शर्त याद रखिएगा, राष्ट्रपति की अनुशंसा अनिवार्य है और राष्ट्रपति राज्य के विधानमंडल से परामर्श ले सकता है, परंतु मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। और जो है एक बात और याद रखिएगा कि ये बात जो है, सिक्किम वाला क्या मामला था, सह राज्य के लिए सिक्किम को जो है अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, राज्य का निर्माण नहीं किया गया था। हमने राज्य क्षेत्र की परिभाषा में परिवर्तन किया था, न कि डायरेक्ट नए राज्य का निर्माण कर दिया था। इस बात का भी आप ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूं दोस्त आपको भाग 1 से संबंधित सारे टाइप के प्रॉब्लम समझ में आए होंगे और आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको भाग 1 से किसी भी टाइप के प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।